हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। ये मई 2023 का संस्करण है। मई 2023 का करंट अफेयर्स का बुक है क्रॉनिकल का। और इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को कवर किया था मई का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स मई 2023 को। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 14 मार्च 2023 को स्विस फर्म आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट में भारत को 2022 में विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया, जो कि देखा जाए तो 2021 में इसे 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया था और अब ये 8वें स्थान पर है। देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार तो विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर जो है वो सिर्फ भारत के हैं। और भारत में जो पीएम है, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 प्रदूषण का है, जो कि 20 से 35% जो है इसका कारण ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। और प्रदूषण के अन्य स्रोत अगर देखें तो उसमें औद्योगिक इकाइयां, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र, ये सब है। और दिल्ली जो है विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। दिल्ली का पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 के स्तर से सुरक्षित से लगभग 20 गुना अधिक है। ठीक है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 131 देशों का डाटा लगा है, जिसमें 30,000 से अधिक ग्राउंड आधारित मॉनिटरों से लिया गया था। ठीक है। आगे है कि शीर्ष सबसे 10 प्रदूषित देश अगर देखें, टॉप सबसे 10 सबसे प्रदूषित देश में देखें तो पहले स्थान पे आता है चाद, फिर इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत 8वें स्थान पे, मिस्र और ताजिकिस्तान। और विश्व का 4 सबसे प्रदूषित शहरों में देखें तो पाकिस्तान का शहर है लाहौर, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पहले स्थान पर है। फिर चीन का होटन, होटन शहर चीन का, ये भी प्रदूषित है। और भारत का भिवाड़ी, भिवाड़ी जो है तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली भारत का ये चौथा सबसे प्रदूषित शहरों में से है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन। तो देखा जाए तो 2 मार्च को चुनाव आयोग के कामकाज में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसके मामले में एक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति के एम जोशी के अध्यक्षता में, ठीक है, न्यायमूर्ति के एम जोशी की अध्यक्षता वाली जो सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उसने देश में आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को 2 मार्च 2023 को रद्द करने का फैसला दिया। ठीक है, 2 मार्च को रद्द करने का फैसला दिया। ठीक है। अब देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता था, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। ठीक है। जब तक संसद इसका कोई कानून बना नहीं लेता, तब तक इसकी जो नियुक्ति होगी चुनाव आयुक्तों की, वो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होगा। ठीक है। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी। तो देखिए 5 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक को मंजूरी दे दी है। जून 2021 में इफ्को ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को तरल रूप में लॉन्च किया है। ठीक है। इफ्को क्या किया है कि पारंपरिक यूरिया जो था उसके एक विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को लिक्विड के रूप में लॉन्च किया है। ठीक है। और नैनो यूरिया का जो उत्पादन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। कहां कहां? तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में। यूरिया के बाद डीएपी, यूरिया के बाद जो डीएपी है वो देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है।
पहला यूरिया है और दूसरा डीएपी है। और लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन, 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है। भारत में डीएपी का उत्पादन केवल 4 से 5 मिलियन टन ही है और देश में बाकी डीएपी का आयात किया जाता है। ठीक है, खपत है यहाँ पर कितना, लगभग 10 से लेकर 12.5 मिलियन टन, लेकिन भारत में जो उत्पादन हो रहा है डीएपी का वो सिर्फ 4 से 5 मिलियन टन हो रहा है। बाकी जो बचा हुआ है उस डीएपी को भारत आयात किया करता है। ठीक है, और कहा जाए तो डीएपी जो है वो दूसरा सबसे अधिक यूज होने वाला खाद है यूरिया के बाद। ठीक है, चलिए आगे है लिक्विड नैनो यूरिया। क्या होता है तो देखिए, नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है। ठीक है, नैनो यूरिया क्या है तो एक नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो कि यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। और एक 500 मिलीलीटर की बोतल, मतलब 500 ml की जो बोतल होती है उसे 40,000 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रोजन होता है, जो कि सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, जो एक बोरी यूरिया लाएंगे उसमें सिर्फ ये 500 मिलीलीटर काम कर जाएगा, उतने के बराबर। ठीक है, और नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता जो है वो 80% अधिक है। इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% वृद्धि पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हुगली में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म और देश की पहली हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी का उद्घाटन किया गया। हुगली में सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि है 1507 मीटर लंबा। ठीक है, 1507 मीटर लंबा है और पहले इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर थी, अब हो गया 1507 मीटर। इसका नाम जो है अब वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में। ठीक है, और 1507 मीटर का जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है उसमें लगभग 20 करोड़ लागत आई है उसे बनाने में। और ये इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी जो है वो धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी। तो देखा जाए तो 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी किया है। ये प्रकाशन महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़े जैसे कि पशुधन आबादी, पशुधन उत्पादन, पशु रोग, अवसंरचना आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े के बारे में देखें तो जैसे कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश में जो दूध का कुल उत्पादन हुआ वो 221.06 मिलियन टन रहा। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर कहा जाए तो ये 5.29% का वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है, 2021-22 में दूध का उत्पादन कितना हुआ, कुल दूध का उत्पादन तो 221.06 मिलियन टन, जिसमें 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। अंडे का उत्पादन देखें तो 129.60 बिलियन रहा। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई। मांस का उत्पादन 9.29 मिलियन टन रहा, इसमें भी 5.62% का वृद्धि दर्ज हुआ। ऊन का कुल उत्पादन 33.13 हजार टन था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% का इसमें गिरावट आया है ऊन के कुल उत्पादन में। ठीक है, और देखा जाए तो सिर्फ 5 प्रमुख उत्पादक राज्य देखें जो दूध उत्पादक राज्य है। ठीक है, 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य, तो पहले स्थान पे रहा है राजस्थान, सर्वाधिक दूध राजस्थान में। ठीक है, उत्पादक राज्य में, जो कि 15.05% है। ठीक है, 15.05%। और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, गुजरात चौथे स्थान पे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे। दूध के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है राजस्थान। ठीक है, फिर देखिए सिर्फ 5 अंडा उत्पादक राज्य देखें तो अंडा में सर्वाधिक उत्पादक 20.41%, लगभग 21% जो है वो आंध्र प्रदेश का उत्पादन है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे कर्नाटका है। फिर देखा जाए सिर्फ 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य, तो राजस्थान सर्वाधिक ऊन उत्पादक करता है और ये 45.91% है, लगभग 46% के बराबर है राजस्थान।
दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवें पे हिमाचल प्रदेश है। शीर्ष 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्य देखें तो पहले स्थान पे है महाराष्ट्र 12.25% के साथ, दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें स्थान पे है तेलंगाना। ठीक है, मांस उत्पादक में महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा। तो देखा जाए तो देश के 7 राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इसकी घोषणा। और देखा जाए तो इन पार्कों को 2027 से 28 तक पूरा किए जाने की योजना है। और पीएम मित्र पार्क का जो उद्देश्य है वो है कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, और इस योजना के जरिए देखें तो पार्कों के माध्यम से 70,000 करोड़ का निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अब देखें इन राज्य में स्थान देखें जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, तमिलनाडु के विरुदुनगर में और कर्नाटका के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में और गुजरात के नवसारी में। ठीक है, इन स्थानों पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण। तो देखा जाए तो 23 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया। साथ ही 64 कलाओं पर आधारित जो वर्चुअल म्यूजियम है उस पर कला वैभव का भी लोकार्पण किया गया। देखा जाए तो इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और जन साधारण को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। ठीक है, और इसे युवा पीढ़ी वेदों और उपनिषदों के ज्ञान वो परंपरा के को आगे बढ़ा सकेगा। ठीक है, युवा पीढ़ी क्या करेगा? तो वेद और उपनिषद का ज्ञान की परंपरा को और आगे बढ़ा सकेगा। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विकसित किया है और इसमें वेद की अधिकतम जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इस वैदिक हेरिटेज पोर्टल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अहिल्या सम्मान 2023। अहिल्या सम्मान 2023 के बारे में देखिए तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिस्प मध्य प्रदेश की 5 महिलाओं को महिला सम्मान 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, महिला का जो है अहिल्या सम्मान जो प्रदान किया गया है, किसको? अहिल्या सम्मान ये दिया गया है मध्य प्रदेश की 5 महिलाओं को। अब देखा जाए पुरस्कार प्राप्त करता है तो पहला है सौम्या तिवारी, क्रिकेटर है। फिर है तनिष्का हथवलने, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना और रंगमंचीय कलाकार है। फिर है शुभांगी अत्रे, टीवी एक्ट्रेस है। फिर है ननकुसिया श्याम, ये गोंडी भित्ति चित्र कलाकार है। और पांचवा है विभा श्रीवास्तव, अभिनेत्री और गायिका है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग के द्वारा जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकार को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए तो नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो 2 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संबंधित CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन का रिपोर्ट जारी किया गया है 2022 का। अब देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब इसको कंपेयर किया गया पिछले बार की तुलना में, तो वैश्विक ऊर्जा संबंधित जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हुआ है वो 1% से भी कम वृद्धि हुआ है। इसमें वृद्धि हुआ है लेकिन 1% से कम हुआ है। ठीक है, और इस वृद्धि में देखें तो 2021 में ये 6% से अधिक की असाधारण वृद्धि की तुलना में काफी कम है। ठीक है, और देखा जाए तो यूरोपीय संघ में उत्सर्जन जो है इसमें 2.5% की कमी आई है। अमेरिका में उत्सर्जन में 0.08% की वृद्धि हुई है। ईंधन कोयले से कार्बन उत्सर्जन में 1.6% वृद्धि हुई है। ठीक
ठीक है, ईंधन कोयले से कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हुआ 1.6% की वृद्धि, और तेल से उत्सर्जन में 2.5% की वृद्धि हुई है। और ये विश्व भर में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बिजली संयंत्रों में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। तो देखा जाए तो 16 मार्च को ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स ने विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची जारी की। ठीक है, और एम्स्टर्डम में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान इसकी घोषणा की गई। इस रैंकिंग में दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 36वां स्थान पर है। और टॉप 5 एयरपोर्ट के बारे में देखें तो पहले स्थान पे है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर का है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। दूसरे स्थान पे है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर में है। तीसरे स्थान पे जापान का टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया का है इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फ्रांस का 5वें स्थान पर है पेरिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा। ठीक है, भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 36वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित जो 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट है वो जारी की गई है। और आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो है वो है अफगानिस्तान, पहले स्थान पर है। और ये लगातार 4 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है आतंकवाद से लड़ते हुए, मतलब आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में अफगानिस्तान पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है बुर्किना फासो, तीसरे पे सोमालिया, छठे स्थान पे है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का स्थान जो है वो छठा स्थान है। देखा जाए तो सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 13वां स्थान है। ठीक है, 2022 में विश्व भर में सबसे घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन रहा है। ठीक है, ये सारे संगठन हैं। और देखा जाए तो रिपोर्ट में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है को 2022 में 12वां सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला है कोलंबिया द्वारा 25 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सैन्य सेवा। तो देखा जाए तो फरवरी 2023 में कोलंबिया में सेना में 1296 महिलाओं की भर्ती की गई। और महिलाओं की भर्ती कोलंबिया की सेना में 25 वर्ष में पहली बार हुई है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्षों की पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। ठीक है, अनिवार्य है। और कोलंबिया में इस वर्ष सामान्य आयु वर्ग के, मतलब जो 18 से 24 वर्ष की कैटेगरी है, उसी वर्ग के में महिलाओं को सुरक्षा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। ठीक है, कोलंबियाई सेना करीब 2 लाख सैनिक हैं, जिनमें लगभग 1% महिलाएं हैं। कोलंबिया में हर वर्ष 12 महीने अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए लगभग 50,000 पुरुषों के सशस्त्र बलों में शामिल किया जाता है। ठीक है, अनिवार्य सेवा जो है उसके तहत 12 महीनों का अनिवार्य सेवा है वहां पे। ठीक है, पुरुषों का, उसमें लगभग 50,000 पुरुष सशस्त्र बल में शामिल किया जाता है। और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश। तो देखा जाए तो 8 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अफगानिस्तान को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कहा कि तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान कई बुनियादी अधिकारों से वंचित महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बन गया है। अफगानिस्तान के नए शासकों ने ऐसा नियम लागू करने के जोर दिया जिनसे कि ज्यादातर महिला और लड़की अपने घरों में कैद हो जाए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.6 करोड़ अफगानी महिलाओं को मानवीय सहायता की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिउद्दीन यासीन गिरफ्तार। देखा जाए तो 9 मार्च 2023 को मलेशिया के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को गिरफ्तार किया है। ठीक है, और मुहिउद्दीन यासीन जो है 2022 से 2021 के बीच 17 महीनों के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे।
और ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, मलेशिया के ऐसे दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इससे पहले पीएम जो थे नजीब रजाक, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2022 में जेल भेज दिया गया था। मुहिद्दीन जो है क्या है, तो मलेशिया के प्रमुख विपक्षी दल है, बरसातु उसके अध्यक्ष भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद, कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। शेख मोहम्मद जो है वो कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो देखिए 7 मार्च 2023 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ठीक है, ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को प्रधानमंत्री देश का नियुक्त किया गया है। और साथ में देखें तो आमिर द्वारा शेख मोहम्मद को नियुक्त करने का निर्णय जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का इस्तीफा के बाद ही आया है। कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चक्रवात फ्रेडी ने मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में व्यापक क्षति की। देखा जाए तो 11 मार्च को चक्रवात फ्रेडी से मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में व्यापक क्षति हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। फ्रेडी चक्रवात की फरवरी से शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, फिर दक्षिणी हिंद महासागर को पार कर अफ्रीकी देश पहुंचा और यह अब तक का सबसे लंबा दर्ज किया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और देखा जाए तो जब जब यह क्या है कि अब तक सबसे लंबा दर्ज किया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया। और फ्रेडी जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने उल्लेखनीय, उसको तूफान नाम दिया है। और फ्रेडी किसने नाम दिया है, तो ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ने इसका नाम दिया है फ्रेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। पहला है आरबीआई के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर 36 करोड़। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान पिछले 12 महीनों में तेजी से बढ़ा है। ठीक है, और दैनिक लेन देन 36 करोड़ पार कर रहा है, जो फरवरी 2022 में 24 करोड़ से 50% अधिक है। मूल्य के हिसाब से लेन देन 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जो फरवरी 2022 में 5.36 लाख करोड़ रुपए से 17% अधिक है। देखा जाए तो पिछले 3 महीनों के दौरान कुल मासिक डिजिटल भुगतान जो है वो लेन देन हर महीने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के आंकड़े को पार कर रहा है। ठीक है, जो मासिक डिजिटल भुगतान हो रहा है लेन देन वो 1000 करोड़ को पार कर रहा है हर महीने। देखा जाए तो यूपीआई जिसे कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है। ठीक है, जो कि अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है और यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलॉन बैंक ने इंडियन बैंक में INR नॉस्ट्रो खाता खोला। देखा जाए तो 19 मार्च को श्रीलंका के सेलॉन बैंक मुंबई के इंडियन बैंक में भारतीय मुद्रा में लेन देन करने के लिए एक बैंक खाता खोला है। ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच सीमा पार का लेन देन जो भारतीय रुपए में करने की आसानी होगी। और बैंक ऑफ सेलॉन ने दिसंबर 2022 में अपना पहला रुपए का समझौता किया था। 1 करोड़ से अधिक का लेन देन पूरा कर चुका है। ठीक है, और नॉस्ट्रो खाता के बारे में देखें तो नॉस्ट्रो खाता उस खाते को कहते हैं जिसे एक बैंक दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा में खाता है रखता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा में ओपन किया हुआ अकाउंट होता है। इससे ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, और इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना। तो देखा जाए तो 3 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पे इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और ये जुर्माना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया है। अमेजन पे इंडिया केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत को 1 बिलियन डॉलर का ऋण देगा विश्व बैंक। तो देखा जाए तो 3 मार्च को विश्व बैंक ने महामारी की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा के वितरण के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए $1 अरब की कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और विश्व बैंक भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का समर्थन करेगा। राष्ट्रीय स्तर से हस्तक्षेप के अलावा ऋण एक किस्त 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता देने पर खर्च की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे है कि $500 मिलियन का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तैयार कार्यक्रम और $500 मिलियन का एक संवर्धित स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम की सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो फायर असिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस किसे मिला? तो ये मिला है जिंदल स्टील को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं विविध की ओर। तो विविध में पहला है वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की कमान महिला अधिकारी को। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र में एक अग्रिम मोर्चा का दायित्व जो है वो ग्रुप कैप्टन सालेजा धामी को प्राप्त हुआ। ये वर्ष 2019 में, ठीक है 2019 होगा, ये वर्ष 2019 में वायुसेना में शामिल हुई। सालेजा धामी के पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है समग्र युद्धपोत तत्परता अभ्यास ट्रॉपेक्स 2023। तो देखा जाए तो नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक, मतलब 4 महीने तक, इन 4 महीने की अवधि तक भारतीय नौसेना का देश की तटीय सीमा पर वृहद परिचालन अभ्यास ट्रॉपेक्स 2023 संपन्न हुआ। देखा जाए तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक जो विस्तृत इस समग्र अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास, सी विजिल तथा जमीन व जल में अभ्यास एम्फेक्स शामिल था। भारतीय नौसेना के 75 युद्धपोत, 6 पनडुब्बी और 75 अधिक विमानों से, मतलब 75 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 75 युद्धपोतों ने, 6 पनडुब्बियों ने और 75 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद की भागीदारी। तो मार्च 2023 में भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के युद्धपोत INS त्रिकंद ने खाड़ी क्षेत्र में संपन्न अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 23 का समुद्री चरण में भाग लिया। ठीक है, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने लिया था, पश्चिमी कमान के युद्धपोत INS त्रिकंद ने। ठीक है, देखा जाए तो बहरीन, ओमान, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने, शिपिंग लेन को खुला रखने तथा नेविगेशन की सुरक्षा से संबंधित भागीदारी के उद्देश्य हेतु आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक। देखा जाए तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण पिथौरगढ़ यानी कि उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में संपन्न हुआ। ठीक है, दुस्तलिक का यह चौथा संस्करण था, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच हुआ। कहां हुआ? तो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। देखा जाए तो इस सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य था वो था दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2023। देखा जाए तो 17 फरवरी से 2 मार्च तक
17 फरवरी से 2 मार्च तक भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास जापान के शिगा प्रांत में और शिगा प्रांत में इमाजू कैंप में संपन्न हुआ। कहां हुआ? तो जापान के शिगा प्रांत के इमाजू कैंप में भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास था। देखा जाए तो भारत और जापान का जो मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित इस संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों की टुकड़ियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के समकालीन विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स ठीक है। एमपीएक्स मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। देखिए ये 11 मार्च से लेकर 12 मार्च मतलब 2 दिन 11 मार्च से 12 मार्च भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल का 2 दिवसीय समुद्री साझेदारी अभ्यास संपन्न हुआ है और भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री ने जापान के 2 युद्धपोतों के साथ इसमें भाग लिया। चलिए आगे देखें। अब आते हैं विविध की ओर। पहला है अभ्यास सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री के बारे में देखें तो 13 फरवरी से 2 मार्च तक भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ कोमुत्सु जापान में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भाग लिया। देखा जाए तो इस वायु अभ्यास का आयोजन भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ किया गया। भारतीय सेना का दल एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान के साथ अभ्यास सिन्यू मैत्री 23 में भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास ला पेरोस 2023 का तीसरा संस्करण। तो देखा जाए तो 13 से 14 मार्च 2023 को फ्रांसीसी नौसेना द्वारा बहुपक्षीय 2 वर्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सहयोग में सुधार करना है। नेक्स्ट देखें तो सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023। फ्रिंजेक्स 2023 में देखें तो ये 7 से 8 मार्च को हुआ भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच। ये पहला संयुक्त सैन्य फ्रिंजेक्स अभ्यास 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोडा मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये पहली बार भारत और फ्रांस दोनों देशों की सेनाओं ने इस प्रारूप तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना और फ्रांस की 6ठी लाइट आर्म्ड ब्रिगेड शामिल हुई थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में। तो पहला है पोर्टर पुरस्कार। पोर्टर पुरस्कार के बारे में देखें तो 23 से 24 फरवरी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में द इंडिया डायलॉग के दौरान इस पुरस्कार की घोषणा की गई। कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और सम्मेलन का विषय था द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। पोर्टर पुरस्कार का नाम पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार तो देखा जाए तो 7 मार्च 2023 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार प्रदान किए। देखा जाए तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार के जो विजेता हैं उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है श्री सिप्रा दास को। फिर है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है श्री अरुण शाह को। अब देखते हैं व्यावसायिक श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार जो दिए गए उसमें श्री दीप ज्योति बानिक, श्री मनीष कुमार चौहान को, एस गोपू कुमार, फिर सुदीप्तो दास, उमेश हरिश्चंद्र निकम। एमेच्योर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार के बारे में देखें तो वह CS सिडीरंज,
मोहित वाधवन, रविशंकर एस.एल., शुभदीप बोस और धारुल अडुगटला। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में देखें तो 7 से 9 मार्च 2023 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बर्लिन में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। ठीक है, गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के पर्यटन सचिव अरविंद सिंह के द्वारा 8 मार्च 2023 को प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022। तो देखिए 9 मार्च को के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की है। ठीक है, और देखा जाए ये उपन्यास जो है वो 2018 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है हेलो उज्जीवन ऐप को 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड दिया गया है। 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। तो देखिए इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में हेलो उज्जीवन अपने 13वें ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समर्थित एजिस स्कूल ऑफ डाटा साइंस की एक पहल है। देखा जाए तो हेलो उज्जीवन भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो ग्रामीण ग्राहकों को बैंकिंग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है और ये 8 क्षेत्रीय भाषा में जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और असमिया में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार। बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तो देखा जाए तो संगीत अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए संगीत कलानिधि, नृत्य कलानिधि, संगीत कला आचार्य टीटीके और संगीतज्ञ पुरस्कारों के नाम की भी घोषणा की है। संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया बॉम्बे जयश्री को प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है बॉम्बे जयश्री। फिर है कि संगीत कला आचार्य के लिए जो चुना गया है वो है पाल कुलांगड़ा अंबिका देवी, कर्नाटक के संगीतकार, और मृदंगम विंदवान के एस कालिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टीटीके पुरस्कार के लिए चुना गया है थिरुनागेश्वरम टी.आर. सुब्रमण्यम को और सर गुरुनाथ आधुवेरू को। ठीक है, ओधुवर को। नेक्स्ट है संगीतज्ञ पुरस्कार के लिए चुना गया है परिमलम एस पद्मनाभन को जो कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच क्षेत्र में शोध करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान। तमिल लेखक है शिव शंकरी, उनको सरस्वती सम्मान मिला है। 2019 में संस्मरण उनका था। सूर्यवंशम के लिए दिया गया सरस्वती सम्मान 2022। और शिव शंकरी 36 उपन्यास, 48 उपन्यासों, 150 लघु कथा, 50 यात्रा वृत्तांत, निबंधों के 7 संग्रहों और 3 जीवनियों के लेखिका हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्तियों की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स। तो देखा जाए तो भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए नियुक्त हुए हैं एस दुबे। फिर है एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती 14 मार्च से 3 महीने के लिए। फिर है एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं बी गोप कुमार। फिर नेक्स्ट है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दीपक मोहंती। फिर नेक्स्ट है टीसीएस के सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो टीसीएस के सीईओ बने हैं के कृतिवासन। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी रतन टाटा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं वो है श्रेया घोड़ावत।
जलवायु उद्यमी है। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के सीईओ और एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया है मनमीत के नंदा को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। निधन में पैक ही है वेद प्रताप वैदिक, बाकी सभी प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है। ठीक है, वेद प्रताप वैदिक जो है वरिष्ठ पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एवं वैदिक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक रहे हैं। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है। अब आते हैं पुस्तक की ओर यानी बुक्स। पहला है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी। ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। फिर नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स, इसके लेखक है बॉब डायलन। फिर नेक्स्ट है वॉर ऑफ लंका, इसके लेखक हैं अमीश। फिर नेक्स्ट है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, तो इसके लेखक हैं जीवीएस नंदन। फिर है सी इज वुमेन इन स्टीम, तो इसके लेखक हैं एल्सामेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह द्वारा लिखित है ये। नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक लेखक है शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है ईरानी कप 2022-23। 1 मार्च से 5 मार्च तक मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच ईरानी कप का ग्वालियर में फाइनल खेला गया। ठीक है, कहां खेला गया? ग्वालियर में खेला गया, मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच। विजेता रहा शेष भारत। शेष भारत के कप्तान थे मयंक अग्रवाल। मैन ऑफ द मैच रहे इस फाइनल मैच में यशस्वी जायसवाल। किसके थे? तो शेष भारत टीम के थे। और यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में शतक लगाई थी। पहली पारी में 213 और दूसरी पारी में 144 रन बनाकर कुल 357 रन इस मैच में बनाए थे। ठीक है, इस फाइनल मैच में 357 रन बनाए थे। देखा जाए तो ईरानी कप के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने अब तक के सबसे ज्यादा रन है ये किसी एक मैच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला 2023। तो फरवरी मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। विजेता रहा भारत 2-1 से। चौथा मैच अहमदाबाद में अनिर्णित रहा और श्रृंखला में विजय के साथ ही भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल में स्थान सुनिश्चित हो गया। ठीक है, भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2021-23 में फाइनल में स्थान सुनिश्चित हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गया। टेस्ट श्रृंखला के बाद खेली गई 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत ली। ठीक है, टेस्ट मैच के बाद ओडीआई मैच हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीती 2-1 से। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23। तो देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी की ये दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगी जो 2021 और 23 का फाइनल मैच खेला जाएगा लंदन में ओवल मैदान में, और ये 7 से 11 जून को खेला जाएगा। और ये मुकाबला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम के बीच होगा। पहला जो आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ था उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत की हार हुई थी और न्यूजीलैंड टीम पहला टेस्ट विश्व कप चैंपियन बना था। ठीक है, और ये सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2023। तो देखा जाए तो मार्च 2023 में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने गई थी। विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका 2-0 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटरों को पुरुषों की सीनियर टीम हेतु बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित। ठीक है, 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटर को यानी पुरुष कैटेगरी में 26 क्रिकेटरों को सीनियर टीम के लिए बीसीसीआई के द्वारा अनुबंधित किया गया है। अब उसमें देखें तो ये 26 मार्च को हुआ। 26 मार्च को बीसीसीआई ने भारत की पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए 2022-23 के लिए 26 क्रिकेटरों के साथ सालाना अनुबंध की घोषणा की। ठीक है, 1 साल का अनुबंध होता है और इसको 4 श्रेणी में मतलब 4 कैटेगरी में बांटा गया। ये 4 कैटेगरी है A+, A, B और C। ठीक है, इस 4 कैटेगरी में इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंधित किया गया। तो देखिए A श्रेणी में जो है 4 खिलाड़ी हैं जिनको 7-7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे। पहले है रोहित शर्मा,
दूसरे विराट कोहली, तीसरे जसप्रीत बुमराह और चौथे रविंद्र जडेजा। ये ए कैटेगरी के, ए प्लस कैटेगरी के, ठीक है। फिर आते हैं ए श्रेणी में। ए श्रेणी में देखें तो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सालाना। तो पहले है हार्दिक पांड्या, दूसरे आर अश्विन, तीसरे मोहम्मद शमी, चौथे ऋषभ पंत और पांचवें अक्षर पटेल। चलिए आगे है बी श्रेणी, जिसमें 6 खिलाड़ी थे जिन्हें 3-3 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो पहले है चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल। फिर आते हैं सी कैटेगरी में। सी श्रेणी में 11 खिलाड़ी हैं 1-1 करोड़ के अनुबंध पे। उसमें है उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और के एस भारत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023। तो ये 14 से 19 मार्च को बर्मिंघम इंग्लैंड में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 संपन्न हुआ। 14 से 19 मार्च को हुआ बर्मिंघम में। पुरुष एकल में विजेता रहा ली सिफेंग चीन के, उप विजेता रहे सी यूकी चीन के। अब महिला एकल में देखें तो विजेता है आन से यांग दक्षिण कोरिया के और उप विजेता है चिन यूफी चीन के। पुरुष युगल में देखें तो विजेता है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, दोनों इंडोनेशिया के हैं जो विजेता रहे हैं पुरुष युगल में। और उप विजेता रहे मोहम्मद एहसान व हेंद्रा सेतियावान, दोनों इंडोनेशिया के हैं जो उप विजेता रहे। महिला युगल में देखें तो किम सो इयोंग और को ही, दोनों जो है दक्षिण कोरिया के हैं। और उप विजेता रहे बाइक हाना और ली सोही, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। मिश्रित युगल में विजेता है झेंग सीवी और हुआंग कियोंग, दोनों चीन के हैं। उप विजेता है सियो सियुंजेर और चाय यून जून, दोनों कहां के हैं, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। ये था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2023। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्विस ओपन में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का युगल खिताब। तो देखा जाए तो 21 से 26 मार्च 2023 को भारत के सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, मतलब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एक हुए और चिराग शेट्टी दूसरे हैं। और इन दोनों की जोड़ी ने स्विट्जरलैंड में बासेल में संपन्न जो स्विस ओपन था बैडमिंटन का पुरुषों का युगल खिताब, ये जीत सके। भारतीय जोड़ी का वर्ल्ड टूर में यह 5वां खिताब है, ठीक है। 21 से 26 मार्च को हुआ था। एकल में, पुरुष एकल में विजेता है कोकी वातानाबे जापान के, उप विजेता है चाओ टिएन चेन चाइनीज ताइपे के, ठीक है। महिला एकल में विजेता है पॉन्टाई चोचुवोंग थाईलैंड के और उप विजेता है मिया ब्लिचफेल्ड डेनमार्क के, ठीक है। और पुरुष युगल में देखें तो विजेता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के। इन्होंने हराया रियान सियानयू को और टैन कियांग को, दोनों चीन के हैं, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता 2023। तो देखिए मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, गोवा में पणजी में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहा लियांग जिनकुन, चीन के हैं और उप विजेता रहे बिन सिडोंग, चीन के ही, ठीक है। चीन के ही खिलाड़ी को हराया था लियांग जिनकुन ने। और महिला एकल में जो है विजेता है चेन चियांग चीनी ताइपे के और इन्होंने हराया चीन के हीवांग यिदी को। नेक्स्ट है कोलकाता के श्यानतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर। तो देखा जाए तो 26 फरवरी 2023 को कोलकाता के 26 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्यानतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने और ये पश्चिम बंगाल के 11वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पूर्व भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज खिलाड़ी, वो चेन्नई के थे विग्नेश एनआर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय चैंपियनशिप 2023। तो 20 से 27 मार्च 2023 को 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जम्मू में संपन्न हुआ। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप देखा जाए तो पुरुष एकल के जो विजेता रहे वो थे जी साथियान, वो पीएसपीबी के, और उप विजेता रहे हरमीत देसाई, ये भी पीएसपीबी के थे। महिला एकल में विजेता है श्रीजा अकुला
आरबीआई के, और उप विजेता है सुतीर्था मुखर्जी पश्चिम बंगाल के। पुरुष युगल में विजेता रहे जीत चंद्रा और अंकुर भट्टाचार्य जी, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और उप विजेता रहे मोहम्मद अली और वंश सिंघल। फिर महिला युगल में विजेता है अकुला श्रीजा और दिया चिताले, ये आरबीआई के हैं। उप विजेता रहे सात्विका घोष और श्रुति अमृते महाराष्ट्र के। मिश्रित युगल में देखें तो विजेता है मानव ठक्कर और अर्चना कामत। उप विजेता है अंकुर भट्टाचार्य जी और ममिता दास। ठीक है, ये मिश्रित युगल के थे। अब टीम स्पर्धा में देखें तो पुरुष वर्ग में टीम स्पर्धा में विजेता रहा पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, उप विजेता रहा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। महिला वर्ग में विजेता रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उप विजेता रहा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीएमपी परिवास ओपन इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 रोहन बोपन्ना का खिताब। तो देखिए 6 से 19 मार्च 2023 को वर्ष 2023 का बीएमपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट नाम से भी जाना जाता है, इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ। बीएमपी परिवास ओपन इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 जो है वो 6 से 19 मार्च को हुआ। कहां हुआ? तो इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में हुआ। पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और उप विजेता है डैनियल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में विजेता है एलेना रायबकीना कजाकिस्तान के, और उप विजेता है आर्यना सवालिंका बेलारूस के। पुरुष युगल में विजेता है रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता रहे वेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड के और नील स्कुप्सकी ब्रिटेन के। महिला युगल में विजेता रहा बारबोरा क्रेजेस्कोवा और कैटरीना सियाकोवा चेक गणराज्य के। उप विजेता है ब्रिटिश हड्डाट माइया ब्राजील के और लाउरा सिगमुंडा जर्मनी के। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है महिला की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 15 से 26 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबीए के तत्वाधान में महिलाओं की 13वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, और ये भारत में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट में 65 देशों की 324 मुक्केबाज इसमें शामिल हुए थे। इस स्पर्धा में डिफरेंट जो स्पर्धाएं थी, कंपटीशन थी, उसमें शामिल हुए कुल 324 मुक्केबाज, वो 65 देशों से आए थे। इसमें बेलारूस और रूस को भागीदारी भी अनुमति दी गई थी, जिस कारण से क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कुल 18 देश इसका बहिष्कार कर गए। पदक तालिका देखें तो भारत का स्थान पहला स्थान रहा 4 स्वर्ण पदक के साथ। चारों स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम देखें तो है नीतू गंधास 48 किलोग्राम वर्ग में, निकहत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग में, लवीना बोर्गोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में, और स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, और इस आयोजन में सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को $1-1 लाख और रजत विजेताओं को $50-50 हजार, कांस्य पदक विजेताओं को $25-25 हजार की राशि दी गई। शुभंकर जो था इसका, जिसे मैस्कॉट कहते हैं, वो था वीरा जो कि एक चीता था। पदक तालिका में देखिए तो पहले स्थान पे भारत है 4 स्वर्ण के साथ, दूसरे स्थान पर चीन है 3 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य के साथ, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर इटली, पांचवें स्थान पर ब्राजील और छठे स्थान पर, या फिर पांचवा में ही इसको बराबर कहा जाए क्योंकि एक एक दोनों ने जीता है स्वर्ण और एक एक कांस्य, यानी दो मेडल बराबर था, तो पांचवें स्थान पर संयुक्त रूप से है मोरक्को और ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। तो देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की क्रिक फिल्टन भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। इस आशय की घोषणा हॉकी इंडिया ने मार्च 2023 में की है। 48 वर्षीय क्रेग फिल्टन को लगभग 25 वर्ष का कोचिंग का अनुभव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 2 फॉर्मूला 1 रेस, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ। पहला हुआ 5 मार्च 2023 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और 19 मार्च को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जो विजेता है वो है एम वर्स्टापन रेडबुल टीम के, और जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो थे एस परेज रेडबुल टीम के ही। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में उल्टा हुआ, मतलब यहां विजेता हुए एस परेज रेडबुल टीम के और उप विजेता हुए एम वर्स्टापन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर। पहला है कर्नाटक संतोष ट्रॉफी का विजेता। तो 5 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती। किसे हराया? मेघालय को हराया। ठीक है, और इस संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे रॉबिन यादव कर्नाटक के, और गोलकीपर ऑफ चैंपियनशिप रहे रजत पॉल लिंगदोह। फिर मेघालय की टीम की पहली बार प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, मेघालय की टीम जो है वो पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में देखें तो बीबीसी का जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि एक भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टर है। ठीक है, चानू लगातार 2 बार इस अवार्ड को जीतने वाली पहली एथलीट है। ठीक है, और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रीतम सिवाच ने जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवाच भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर विजेता कौन है? तो ये भाविना पटेल। ठीक है, भाविना पटेल जो है वो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो नीतू घांगस को चुना गया। नीतू घांगस बॉक्सर है। फिर बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसने जीता? तो ये महिला लॉन टेनिस टीम की लवली चौबे के रूप में रानी टिर्की, पिंकी और नैन मोनी सौकिया को दिया गया। ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काइलियन एम्बापे पीएसजी के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। देखा जाए तो 4 मार्च को फ्रांस के फुटबॉलर काइलियन एम्बापे नैंटिस पर 4-2 से जीत के साथ पेरिस सेंट जर्मन यानी पीएसजी के लिए अपना 247वां मैच खेलते हुए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। देखा जाए तो फीफा विश्व कप 2022 में एम्बापे को फ्रांस की तरफ से 8 गोल करने के कारण गोल्डन बूट भी प्रदान हुआ था। और पीएससी के लिए ये किलियन एम्बापे जो है वो अब तक 201 गोल कर चुके हैं। ठीक है, 201 गोल। और देखा जाए तो फीफा विश्व कप 2022 की फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप देखें तो 19 मार्च 2023 को कतर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन एकेडमी ने आयोजित एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भारत के पंकज अडवाणी ने जीत दर्ज की। ठीक है, भारत के पंकज अडवाणी ने जीत दर्ज की है। और फाइनल में ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराया, ब्रिजेश दमानी को हराकर जीता है। और नेक्स्ट है इसमें आगे कि पंकज आडवाणी ने 8वां एशियाई बिलियर्ड्स जीता है। और महिला वर्ग में चीन की बाई यूलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचिया चेनोई को 3-0 से हराकर यह मुकाबला जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप। देखा जाए विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में तो 22 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में अजरबैजान के रुलसान लुनेव को 16-0 से पराजित कर पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 16-0 से हराया। और देखा जाए तो इस चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह को 253.2 अंक प्राप्त हुए। और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में चीन की ली जू ने स्वर्ण पदक जीता। फिर महिलाओं के वर्ग में जर्मनी की डोरेन वेनकैप रजत और चीन की कियान वेई कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस में देखा जाए पहला तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस, जिसका विषय था वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। फिर 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, थीम है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। 5 मार्च को मनाया गया है जन औषधि दिवस सप्ताह,
इसका विषय है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 8 मार्च को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। थीम है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 8 मार्च को मनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे, जिसका विषय है धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। फिर 14 मार्च को है पाई दिवस, मैथ वाला पाई है, ठीक है, सभी के लिए गणित। और 14 मार्च को ही मनाया गया है नदियों की कार्रवाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस, नदियों का अधिकार इसका विषय था। फिर 15 मार्च में देखें तो है विश्व उपभोक्ता दिवस, जिसका विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ता को सशक्त बनाना, ठीक है। फिर 16 मार्च में आए तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च को। 20 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, थीम था सावधान रहें, आभारी रहें, दयालु बने। फिर 20 मार्च को ही मनाया गया विश्व गौरैया दिवस, जिसका थीम है मुझे गौरैया से प्यार है। 21 मार्च को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। फिर 21 मार्च को ही मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस। फिर 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस, जिसका विषय है जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी से अंजाम देना। फिर 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को देखें तो मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस। और 30 मार्च को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। चलिए आगे देखें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड है अपने वेबसाइट पे onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।